पिछले वीडियो में सेमेस्टर 2 के रिवाइज सिलेबस का जिक्र किए थे और मैंने ये भी बताया था कि यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो पहले से दिया हुआ है इस चैनल पर, आप खोल के उसमें दें। अब हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो यूनिट 2 का सिलेबस का पोर्शन है, उसको हम बताने जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आसानी से दे सके। तो इसमें जो है सो सबसे पहले है बायट-सेवर्ट लॉ। तो बायट-सेवर्ट लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करता है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टीज होता है तो उस प्रॉपर्टीज का जो मेजरमेंट करता है वो करता है कोई लॉ। तो पढ़े हैं आप 12th क्लास में कि किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके करीब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसको मेजरमेंट किया था कि उसके सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसको मेजरमेंट बायट और सेवर्ट दोनों मिलके किया था, इसीलिए नाम पड़ गया बायट-सेवर्ट लॉ। तो बायट-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट देखिए, बायट-सेवर्ट लॉ स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन या इसको कोई किताब में लिख देता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the element of the current carrying wire is number 1 directly proportional to the length of element directly proportional to the strength of current directly proportional to the angle makes by the direction of current element with the line joining the element and point चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between points and element। ये आपका स्टेटमेंट हो गया किसका, बायट-सेवर्ट लॉ का। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन में है
कि सपोज कीजिए, सपोज ये कंडक्टर है, ये करंट I इसमें फ्लो हो रहा है। चूंकि इसमें एलिमेंट की बात हुई है तो एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये हो गया dl, जिसका लेंथ dl है, करंट का ये डायरेक्शन है। मान लिया इस बिंदु पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो यहाँ स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो dv मान लिया। dv क्यों माना है? क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है उसके कारण है, और ये एंगल थीटा हुआ और ये डिस्टेंस r हो गया। तो जिस बात को हमने फिगर में बनाया है उसी को यहाँ लिख दीजिए। सपोज ए लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I, कंसीडर an element of length an element of length dl, p be the point, p be the point, इसलिए AP इक्वल टू ये मान लीजिए R, और AB इक्वल टू DL, और मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट इक्वल टू हो गया ये dV। अब आइए करंट एलिमेंट कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट, तो ये आपका हो गया I इंटू DL, ये करंट एलिमेंट हो गया। ऐसा यूनिट इज ए का हो गया एम्पियर और इसका हो गया मीटर, यानी एम्पियर मीटर। थीटा इक्वल टू हो गया एंगल मेक्स बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट विथ AP के साथ। अब आइए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अनुसार dV प्रोपोर्शनल टू, पहले कहा है करंट लेंथ और साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगेगा KI/DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज μ0/4π। इसे dV इक्वल टू हो गया μ0/4π I/DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल form of the Biot-Savart law in vector form dV
इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल यानी करंट एलिमेंट ये वेक्टर है गुने आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं म्यू 0/4 आई डी एल इंटू आर बटे नीचे आर क्यू हो जाएगा। तब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए साइन जिसमें रहता है जिस फॉर्मूला में वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और जिसमें कॉस रहता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। ये पीछे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए। जिस फार्मूला में साइन लगा हो वो क्रॉस प्रोडक्ट और जिसमें नहीं लगा हो वो डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए ये डीबी ये है, अब इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, यानी जेड एक्सिस पर होगा, यानी ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के बराबर होता है जो उन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इस दोनों के प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आई डी एल एंड आर। अब आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन कहाँ जाएगा। देखिए फिगर में हमने लिया था इस टाइप से, तो ये आपका करंट एलिमेंट हो गया, ये आई डी एल हो गया इसका डायरेक्शन, और ये आपका पी और ये हो गया आपका ये थीटा है। तो पहले कौन है, पहले ये है, यहाँ देखिए पहले ये है तब ये है, यानी परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। तो इसका सिंबल हो गया आपका, इसका जो सिंबल हो गया ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बिंदु वायर के इधर आ जाएगा तब क्या होगा। अब मान लीजिए कि बिंदु इधर आ गया, मान लीजिए बिंदु इधर आ गया, तो आर यहाँ हो गया, ये बिंदु बी हो गया। तो अब जो चल रहा है अब कैसे हो गया, ये पहले आई बाद में, तो इसका डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर स्क्रू से देखिए खोलते हैं तो क्या चला गया, अपवार्ड। यानी अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डायरेक्शन के बारे में, आप लोग क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, इफ द करंट मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट clockwise the direction of field is perpendicular and inward, जिसका डायरेक्शन हमने क्रॉस में दिया था। ऐसे क्रॉस आपकी किताब में बना रहे कहीं भी क्रॉस, तो ऐसे में इनवर्ड। दूसरा हो गया यदि इफ द करंट मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट एंटी क्लॉक वाइज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन हो गया डॉट।
बहुत सिंपल है एकदम। अब इसे आप समझने के लिए हम कर दे रहे हैं, उसको आप नोट में नहीं लिखिएगा। जैसे ये करंट जा रहा है I इधर, एक बिंदु P1 इधर है, एक बिंदु P2 इधर है, तो P1 पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवार्ड होगा और P2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवार्ड होगा। बस ये देखना है। तो आपका इससे मिलाइए, देखिए करंट ऐसे मूव किया, ऐसे मूव करते हुए किसकी ओर जाएगा, P1 की ओर जाएगा तो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। P2 की ओर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं। तो कभी कभी आता है आप लोग को इम्तहान में कि मैग्नेटिक फील्ड का बायट-सेवर्ट लॉ को स्टेटमेंट कीजिए और उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप वहाँ तक हमने इसको आपको बता दिया। अब इसके दो एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं, दो एप्लीकेशन इसमें पढ़ने हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उसको भी आप लोग के इसमें कर देंगे। मान लीजिए कि अब आ गया क्वेश्चन, आ गया कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सेवर्ट लॉ, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग या इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर या लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। ये क्वेश्चन आपको अगर आ गया इम्तहान में तो ये कितने नंबर में आएगा, 12 नंबर में आएगा। 12 नंबर में आपको आएगा कि स्टेट बायट-सेवर्ट लॉ, और उसमें लिख देगा कि इसको यूज करते हुए इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर जो करंट कैरिंग करता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो ये भी बहुत आसान है, आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये लॉन्ग कंडक्टर है, देखिए लॉन्ग कंडक्टर है, तो लॉन्ग कंडक्टर का रिप्रेजेंट आप कैसे आप समझिएगा कि इन्फिनिटली लॉन्ग है। एग्जामिनर कैसे समझेगा, ये तो हम माप सकते हैं इससे। तो एग्जामिनर तो इसे समझा नहीं कि इन्फिनिटली लॉन्ग है कि नहीं है। तो चित्र से माने संकेत होता है, चित्र क्या होता है, एक संकेत होता है। वो संकेत से पता चलना चाहिए कि मुझे वो क्या कर रहा है। जैसे कहीं और रोड पर एरो लगा रहता है तो वो हमको बताता है कि आपको दाईं ओर मुड़ना है कि बाईं ओर मुड़ना है। उसी टाइप से लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर का सिंबल है। तो इतना हम खींच दिया, देखिए सिंबॉलिक रूप दे रहे हैं कि डॉट 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 डॉट, देखिए इसको आगे बढ़ाया गया, और डॉट 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 देके इसको आगे बढ़ाया गया। ये इंडिकेट हो गया कि ये लॉन्ग कंडक्टर है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, काहे कि इसका कोई छोर नहीं, कहाँ मिलेगा। अब इसके मिडिल पोर्शन में हम मान लिए इसको ऑरिजिन O, क्या कि आप ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को हम लोग बनाते हैं तो ऑरिजिन मानते हैं। अब इस ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक बिंदु P मान लिया जो यहाँ से x दूरी पर है, मान लिया। तो P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको यूजिंग करना है बायट-सेवर्ट लॉ। तो बायट-सेवर्ट लॉ किसके लिए लागू होता है, एलिमेंट के लिए। तब हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया। इस एलिमेंट का नाम रख दिया RS और इसका लेंथ हो गया DL। अब ये एलिमेंट की दूरी P से कितना है, R है, लेकिन इसके साथ ये जो कोण बना रहा है ये बना रहा है थीटा। अब इस छोर को भी मिला दिए। ये नहीं सोचिए ये बहुत छोटा है, इतना सा छोटा है, इतना छोटा है,
अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो सट जाएगा दोनों, इसलिए फिगर को हमने मैग्नीफाई करके बनाया है, बड़ा करके। कल्पना में है बहुत छोटा। तो देखिए इसको अब मिलाइए, आप लोग स्केल का प्रयोग कीजिएगा। तो ये छोटा है तो स्मॉल है, तो ये डी थीटा होगा। अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए के, यहां से इसको हम लोग मान लिया अल्फा। ये अब इनफाइनाइट को लेके तो हम चल नहीं सकते हैं। अब हम लोग तो जब भी मेजरमेंट करेंगे तो फाइनाइट से, और उसके बाद कल्पना करेंगे कि इनफाइनाइट कब गया। तो हमको फाइनाइट वायर लेना है, तो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इसके ए मान लिया, ये हो गया फाइनाइट। यहाँ से यहाँ तक मेजरेबल है तो फाइनाइट हो गया। और जब फाइनाइट का निकाल लेंगे उसके बाद इनफाइनाइट निकाल देंगे। तो इसको मान लीजिए कि इसको अगर यहाँ मिलाते तो इस कोण को मान लीजिए कि ये θ2 बनता, और इसको अगर हम मिलाते तो ये क्या बनता, यहाँ से यहाँ तक ये θ1 बनता। आपका फिगर तैयार हो गया। उसके लिए अब जितनी बात मैंने फिगर में बनाते समय बोला है उसी बात को हम यहाँ आपके इस पर लिख दे रहे हैं। आप कंपेयर करके फिगर से देखिएगा, जो बोलेंगे वो लिखेंगे। यहाँ क्या किए थे, सपोज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई, देखिए करंट कैरिंग आई हो गया। उसके बाद क्या किए हैं, कंसीडर एन एलिमेंट आर एस, जिसका लेंथ कितना है dl, कितनी दूरी पर, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम P। अब P क्या है, P इज ए पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड करना है। इसलिए OP बराबर हमने क्या माना, x, और SP बराबर क्या हुआ, r। एंगल वहाँ बना है तो SPO इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। RPS इक्वल टू क्या हो गया, d थीटा। दूसरा हमने क्या किया है, ड्रोन एस के परपेंडिकुलर ऑन द लाइन आरपी। और क्या किया है हमने, एंगल के इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज हो गया वो। और एंगल AR के ये हमने मान लिया अल्फा। इसलिए अब आप अंडरस्टूड हो जाइए, KRS इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा मैथमेटिक्स है। और हमने क्या किया है, एक चीज़ और किया है कि कंसीडर फाइनाइट लेंथ AB, ये हमने कंसीडर किया है। तो इस कंसीडर किया है तो इसमें कौन आ गया है, APO, इसको हमने मान लिया है θ1। एंगल BPO इसको हमने मान लिया है θ2। अब आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे, हमने कुछ किया नहीं, जो फिगर बनाए हैं उसका ये कथा लिख दिया। अब हम लोग को अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप लिखे। अब तीसरा स्टेप में देखिए, जो भी काम करना है एलिमेंट के साथ ही जान लीजिए। अब एलिमेंट जहाँ है वहीं पर एलिमेंट जो है जो दो त्रिभुज बना रहा है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज को हम लेंगे
और उसके बाद हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल होता है वो बीच में रखा जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर जो है इस पर बहुत ध्यान देता है। क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपने लिख दिया और जो कोण समकोण है उसको जहाँ तहाँ लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स कट भी सकता है। तो हो गया आर के एस, के देखिए राइट एंगल है तो बीच में लिख दिया। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला हमको साइन 180 माइनस अल्फा, लंब हो गया एस के और कर्ण हो गया डी एल। तो एस के इजकल टू हो गया डी एल साइन अल्फा। आप कहिए कि अल्फा क्यों लिख दिए आप, 180 माइनस अल्फा को साइन अल्फा क्यों लिख दिए? तो ये फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, जिसके कारण से हमने लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा त्रिभुज में आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस के पी, इसमें आइए, इसमें देखिए साइन डी थीटा इक्वल टू लंब हो गया फिर एस के और कर्ण हो गया आर। देखिए ये 90 का कोण है, सामने की भुजा कर्ण होते, एस के इक्वल टू हो गया आर साइन डी थीटा। चूंकि डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा बहुत छोटा है। जो आप लोग पढ़े हैं डिफरेंशियल में या कहीं भी पढ़े होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, छोटा है तो एस के इजकल टू हो गया आर इंटू डी थीटा। ये इक्वेशन 2। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आइए, फ्रॉम 1 एंड 2, एस के इधर भी एस के उधर भी, तो इसका मतलब होगा कि डी एल साइन अल्फा इक्वल टू हो गया आर डी थीटा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ये एक स्टेप हो गया, इस स्टेप से एक रिलेशन निकला। अब आप अंतिम स्टेप लीजिए जिसमें यूज कर दीजिए, चूंकि यूजिंग बाय सेवरेट लॉ है तो अब यहाँ लगा दीजिए यूजिंग बायट सेवरेट लॉ। तो डी बी इजकल टू होता है μ0/4 पाई आई डी एल साइन, यहाँ अल्फा हो गया, देखिए यहाँ एंगल अल्फा बना, उसमें थीटा बना हुआ था, अल्फा बटे आर स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 3 को यूज कीजिए, यूजिंग इक्वेशन 3 μ0/4 पाई, देखिए डी एल साइन अल्फा के जगह पर भर दीजिए आई इंटू आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर आगे स्टेप चलिए, μ0/4 पाई, सिर्फ मैथ है और कुछ नहीं है, आई बाई आर डी थीटा। अब हमको इंटीग्रेट कर देंगे, ये सब बहुत सा एलिमेंट से बना हुआ है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो डी भी निकल जाएगा। लेकिन हमारे साथ समस्या है, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में रूल है कि जब 2 वेरिएबल अगर इंटीग्रेशन में है तो वो इंटीग्रेशन कभी भी नहीं टूटेगा, यानी उसमें एक वेरिएबल को किसी कीमत में हटाना है। तो इसमें तो कहिएगा कि 2 वेरिएबल कौन है, तो देखिए एक थीटा है एक आर है, तो हमने इसमें से एक वेरिएबल को रिड्यूस कर देना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, अब सोचिएगा कि अभी तलवार से काट दें, आदमी को किसी को हटाना है तो वो लोग तलवार यूज करते हैं, तो यहाँ तलवार का काम करता है फार्मूला। तो फार्मूला आप यूज कीजिए, हमको आर को हटाना है, तो आर को हटाने के लिए कौन त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज को। आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल SOP में साइन नहीं कॉस लेना होगा। अब पूछेगा कि कॉस क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि बेस और हाइपोटेनस में संबंध है, कॉस थीटा इजकल टू x/r, इसलिए r बराबर हो गया x बटे कॉस थीटा। आप ऊपर पुट कर दीजिए μ0/4 पाई, आई अपने स्थान पर है, r के जगह पर कॉस थीटा ऊपर चला गया, x नीचे हो गया, डी थीटा आ गया। अब देखिए एक कांस्टेंट है, ये वैरी नहीं कर रहा है, आई कांस्टेंट है
अब बच गया वेरिएबल थीटा खाली। अब इसका इंटीग्रेशन तोड़ सकते हैं। तो आइए, फॉर फाइनाइट लेंथ यानी ए बी के लिए, तो ये बी इजकल टू हो गया म्यू 0 4 पाई आई बाई एक्स, ये सब कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया -θ2 to θ1। अब कहिए कि माइनस क्यों लिया, तो हमने पहले कह दिया है कि यह ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के नीचे को नेगेटिव, ऑरिजिन के ऊपर को पॉजिटिव, तो ये cos थीटा डी थीटा। अब आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो होता है वो भर दीजिए। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा माइनस और θ1। अब लिमिट पुट कीजिए तो b बराबर आ गया म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन θ1 माइनस साइन माइनस θ2। और आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जान रहे हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन θ1 अपने स्थान पर, और माइनस बाहर आ गया था प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला जो आया या एक्सप्रेशन आया, ये फाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट लेंथ मान लीजिए कि कोई इतने लेंथ है, अब कोई को आपको कह दिया कि ये करंट जा रहा है आई, तब बताओ इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा। तो आप घबराइएगा नहीं, मिडिल से जाएगा इस बिंदु P पर, तो ये कोण जो भी हो, ये कोण जो भी हो, तो ये जो है सो θ1 है या थीटा हुआ है। तो ये कोण अगर दिया हुआ है कि एक 30 एक 60, बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको भर पुट कर दीजिए। तो ये फाइनाइट के लिए हुआ। लेकिन अगर इनफाइनाइट हो तो फॉर इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट होगा तो ये लाइन जो है सो कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, दोनों पैरेलल चलेगा। यानी θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई एक्स, और ये हो गया 1 प्लस 1, यानी b इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई 2 आई बाई एक्स। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि डायरेक्शन बताइए। तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन बट इनवर्ड। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट रहते तब उनके लिए तो टफ था, लेकिन मैथ के स्टूडेंट कहे कि ये डेरिवेशन टफ है, तो आप सोच लीजिए अपने आत्मा से पूछ के।